हमारे साथ हैं सूरज चुलबुल पांडे। ये पॉलिटिकल बंदर हैं एक्चुअली। इनकी मतलब ये दिखने में इंसानों जैसे हैं बट है ये बंदर वाली प्रजाति के। तो बचपन में मेरे साथ थे, उसके बाद ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए चले गए मनमोहन सिंह जी के पास। कांग्रेस पार्टी में बहुत दिन रहे और जब इनको लगा कि नहीं अब बोलने का अवसर इनको नहीं मिल रहा है तो इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, फिर बहुत बोलना शुरू किया। उसके बाद जनता दल में गए, उसके बाद शिवसेना में गए और फाइनली इस बार चुनाव के दौरान ये बंगाल में आए हैं। तो आइए इनसे जरा पूछते हैं बीजेपी की रणनीतियों के बारे में कि कैसे वो ममता बनर्जी को हराएंगे। क्या लगता है आपको? अच्छा, इनका कहना है कि सबसे पहले वो टीएमसी के सारे नेताओं को खरीदेंगे, जो भी पीएम केयर फंड और राम मंदिर के नाम पे जो चंदा लिया है उससे वो टीएमसी के नेताओं को खरीदेंगे। और उसके बाद भी अगर इनको लगता है कि इनकी जीत सुनिश्चित नहीं होगी तो फिर वो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान ये सारे जितने राग हैं वो सब अलापेंगे और फिर भारत माता की जय और देशभक्ति के नाम पर हिंदुओं को बरगलाएंगे। ऐसा कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि हवा किसकी है यहाँ पर? इस बार बंगाल में कौन जीतेगा? इनका कहना है कि हवा इस बार ममता बनर्जी की है जैसे पहले थी। तो अगर ममता बनर्जी की हवा है तो फिर वो अमित शाह 200 सीट जीतने का दावा किस आधार पर कर रहे हैं? तो मतलब इनका जो एक मतलब विचार है कि वो एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव है कि जब लोगों को ये बहुत भरोसे के साथ कहेंगे कि 200 सीट हम जीत रहे हैं और इस बार परिवर्तन होगा। 2 मई दीदी गई तो दीदी कहाँ जाएगी? 2 मई के बाद अगर दीदी जीतती है तो भी बंगाल रहेंगी, हारती है तो भी बंगाल रहेंगी। आप जीतने के बाद भी दिल्ली जाएंगे, आप हारने के बाद भी दिल्ली जाएंगे। बंगाल को अगर कोई संभालेगा तो दीदी संभालेंगी। अपना अपना करो, ठीक है। अच्छा, ये जो कृषि बिल जो था जिसके कारण से महंगाई इतनी बढ़ गई, तो उसके बारे में क्या विचार है आपके? इनका कहना है कि कृषि बिल के माध्यम से सिर्फ अडानी अंबानी जैसे कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया गया और गरीब होते जाएंगे, अमीर और ज्यादा अमीर होते जाएंगे। और एपीएमसी, एमएसपी और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और जो असीमित जमाखोरी की जो परमिशन दी है, ये पूर्णतया देशद्रोह से संबंधित है। गरीबों को और ज्यादा गरीब बनाने की कवायद है, क्योंकि आज करीब 160-170 रुपया खाद्य तेल का दाम हो गया है। अपना खुजा तो और उसके बाद पेट्रोल डीजल का जिस प्रकार से रेट बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण वो जो रोजमर्रा की चीजें हैं, क्योंकि उत्पादन के बाद रिटेलर तक, होलसेलर तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो कहीं ना कहीं डीजल के मूल्य पर ही निर्भर करता है। तुम अपना खुजाओ, अपना खाओ, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इससे देश में अराजकता फैली है। रसोई गैस जो है 850 रुपए हो गए हैं और जो औद्योगिक गैस है जो 1730 रुपए के आसपास बिक रहा है। और मोदी जी ने, अमित शाह जी ने पकौड़े तलने की जो सलाह दी थी देश के युवाओं को कि हम आपको नौकरी नहीं दे पा रहे तो आप पकौड़े तलिए, तो अब देश के युवाओं को पकौड़े तलने के लायक भी नहीं छोड़ा है। अच्छा, बीजेपी जो है हर जगह जाकर के हिंदुत्व के नाम पर जो वोट मांगती है, क्या आपको लगता है कि ये हिंदूवादी पार्टी है? मतलब इनका कहना है कि वो फर्जी हिंदूवादी पार्टी है, सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को बरगला करके उनको मानसिक तौर पर धर्म के आधार पर उनको अपनी ओर आकर्षित करने की मात्र ये कवायद है। ये हिंदूवादी पार्टी नहीं है। अगर हिंदूवादी पार्टी होती तो 19 अप्रैल 2020 को जब पालघर में साधुओं की हत्या हुई तो उनकी हत्या के बाद इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। नांदेड़ में जो साधुओं की आंख निकाल ली गई उसके बाद इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। बुलंदशहर में फिर साधु की हत्या होती है। तो ये सिलसिलेवार जो साधुओं की हत्या होती जा रही है और ये सुप्तावस्था में है बीजेपी, तो फिर कहाँ की हिंदूवादी पार्टी है? इनको तो सब चाहिए। अपने भक्तों को बोलते हैं कि अजमेर शरीफ में जाकर के आप चादर मत चढ़ाओ, क्यों मुर्दों पर चादर चढ़ाते हैं? और फिर यही अपने प्रधानमंत्री अजमेर शरीफ अपने मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन से, एक मिनट हम पहले बोले, शहनवाज हुसैन से चादर चढ़वाते हैं।
ये दोहरा मापदंड है। तो ये ना हिंदूवादी है ना मुस्लिमवादी है, दरअसल ये सत्तावादी है। इनको ये इनके प्रकरण किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए। और ये जो हमारे पॉलिटिकल बंदर हैं, ऐसा नहीं है कि ये मेरे ही सवालों का जवाब, हाँ इनकी बातें मैं समझता हूँ। अगर आपको भी कुछ प्रश्न पूछना है अगर इनसे, तो आप पूछ सकते हो, उसका जवाब ही देंगे बराबर आपको। सोनू जी, आप इस भविष्यवाणी बंदर से पूछिए कि दीदी कितनी सीट ला रही है बंगाल में। इनका कहना है कि अमित शाह ने 200 सीट का दावा किया है, तो दीदी पिछली बार 211 सीट थी, इस बार दीदी की कितनी सीट आएगी और बीजेपी कहां रहेगी? पहले से भी ज्यादा। अमित शाह जी के सारे दावे खोखले हैं। वो मनोवैज्ञानिक एक दबाव बनाने के लिए कि हम जीत रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दीदी 211 सीट से 221 सीट में जाएगी। ये 52, 56 और हो सकता है 56 में अटक जाए, फिर भी 66 सीट तक इनका अनुमान है। और वो 66 सीट भी वामपंथियों की और कांग्रेसियों की रहेगी। दीदी की अपनी सीट में से एक सीट का भी नुकसान नहीं है और 10 सीट दीदी की बढ़ रही है। मतलब 221 कम से कम सीट लेकर के दीदी सरकार बना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक काम करो, बंगाल से जाने के बाद सीधा तुम यूपी चले जाना, ठीक है? वहां जाकर के उनको हराना और 2024 में दीदी को प्रधानमंत्री बनाना है, ठीक है? धन्यवाद। बहुत शैतान बंदर, अब की बार मारे बड़ी माफी बता रहे